नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी को बताया जायज, कहा विरोध करने वाले पूर्व सूचना नहीं मिलने से परेशान, विपक्ष ने की माफी की मांग। नोटबंदी पर संसद में गतिरोध जारी, प्रधानमंत्री के बाहर बयान देने पर विपक्ष नाराज, राहुल गांधी ने दोहराया सदन में बोले पीएम। अब सिर्फ आरबीआई में बदले जा सकेंगे पुराने नोट, बैंकों में बेहिसाब डिपॉजिट पर लग सकता है 50 से 90% टैक्स, फैसले की वैधता पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली एनसीआर में पटाखों की खरीद बिक्री पर पाबंदी, सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक लाइसेंस पर लगाई रोक, प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों का पता लगाने का निर्देश। और टाटा स्टील के चेयरमैन पद से भी साइरस मिस्त्री की छुट्टी, कंपनी के बोर्ड का फैसला, ओपी भट्ट को दी गई जिम्मेदारी। और अब पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की आलोचना करने वालों को आड़े हाथों लिया है। संसद भवन परिसर में हुए एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आलोचना वही लोग कर रहे हैं जिन्हें काला धन सफेद करने का वक्त नहीं मिला। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए संकल्पबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की आलोचना को पूरी तरह खारिज कर दिया है। भारतीय संविधान के नवीनतम अंक का विमोचन करते हुए उन्होंने कहा कि फैसले का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार ने इसे तुरंत लागू किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आलोचना करने वालों को अगर 72 घंटे मिल जाते तो वो इसकी तारीफ करते। मैं समझता हूं कि मुद्दा ये नहीं है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की। ऐसे लोगों की पीड़ा इस बात की है कि सरकार ने किसी को तैयारी करने का समय नहीं दिया। दिल्ली के बाद बठिंडा की एक रैली में भी प्रधानमंत्री ने काले धन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि काला धन और भ्रष्टाचार देश को दीमक की तरह चाट रहा है। भ्रष्टाचारियों को फिर से अगर उठने नहीं देना है, काले धन वालों को उठने नहीं देना है, तो मैं देशवासियों से आग्रह करता हूं कि आप अपने मोबाइल फोन में ही बैंक का ब्रांच बना दो। प्रधानमंत्री के इन बयानों से विपक्षी दल सहमत नहीं है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि काले धन से लड़ाई में सभी दल एक साथ हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से संसद में बयान की मांग की कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो लोकसभा में आकर डिस्कशन नहीं कर रहे। मेन इशू ये है, जैसे प्रधानमंत्री लोकसभा में आएंगे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो अंदर नहीं बैठना चाहते हैं। देश में 9 नवंबर से नोटबंदी का फैसला लागू हुआ है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री संसद में आकर बहस में हिस्सा लें और सभी सवालों के जवाब दें। पंचरण मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सदन में आज भी गतिरोध की वजह से नोटबंदी पर चर्चा नहीं हो सकी। विपक्ष ने प्रधानमंत्री के सदन के बाहर दिए बयान पर विरोध जताते हुए माफी की मांग की है। सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए सदन की कार्रवाई में बाधा डालने का आरोप लगाया। गतिरोध की वजह से सदन की कार्रवाई सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन में 7वें दिन भी नोटबंदी पर गतिरोध जारी रहा। विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद के बाहर दिए बयान पर आपत्ति जताते हुए उनसे माफी की मांग की। साथ ही चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री की मौजूदगी को लेकर भी अपनी मांग पर अड़े रहे। लाइब्रेरी में एक फंक्शन कर रहे थे और वहां उस बुक रिलीज फंक्शन में उन्होंने एक बहुत गंभीर आरोप विपक्ष पर लगाया, पूरे विपक्ष पर। और विपक्ष राज्यसभा के एमपीज भी आते हैं, लोकसभा के एमपीज भी आते हैं, पूरे देश की विधानसभाओं के एमएलए एमएलसीज भी आते हैं। प्रधानमंत्री कुछ भी कर सकते हैं। अरे जब अपोजिशन के बारे में बोलते हैं, अपोजिशन के रिप्रेजेंटेटिव्स तो यहाँ हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी
आपके साथ बैठ करके ये जो बात कही गई है कि सारा अपोजिशन जो है वो पूरी तरह से इस काले धन के बारे में इसलिए नाराज है कि इनको बताया नहीं गया था। ये बहुत गंभीर आरोप है, इसलिए प्रधानमंत्री को आकर के इस मामले में Everyone who opposes this policy, that does not mean he is a saint and we are all devils. Why is he having this problem? That means nobody wants discussion. क्या करेगा? हालांकि सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए चर्चा में बाधा डालने का आरोप लगाया। उस सदन उसका नोटिस नहीं लेगा। ये तो आप पहली दफा मैं सुन रहा हूँ सर। ये तो मैं पहली दफा सुन रहा हूँ। कांग्रेस, टीएमसी और बीएसपी सांसद विरोध जताते हुए सभापति के आसन के करीब आ गए, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही में बाधा आई। गतिरोध की वजह से पहले शून्यकाल और फिर प्रश्नकाल की कार्यवाही बाधित हुई। भोजन अवकाश के बाद भी सदन में गतिरोध जारी रहा। आखिरकार सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। विशाल दहिया और पंचानन मिश्रा के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी के मुद्दे पर विपक्षी दलों के विरोध की वजह से आज लगातार 7वें दिन भी लोकसभा की कार्रवाई बाधित हुई। विपक्ष ने सदन में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में चर्चा की मांग की, साथ ही कार्य स्थगन प्रस्ताव रखा, जिसे स्पीकर ने खारिज कर दिया। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने एक समारोह में नोटबंदी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए बयान का विरोध किया। विपक्ष ने कार्य स्थगन कर नियम 56 के तहत तत्काल चर्चा की मांग की। और प्राइम मिनिस्टर ऐसा कहते हैं वो उसके बारे में I will allow 12 बजे I will allow इस मुद्दे पर कांग्रेस, टीएमसी, एआईएडीएमके, लेफ्ट और जेडीयू समेत पूरे विपक्ष ने प्रधानमंत्री से सदन में जवाब की मांग की। नोटबंदी के मुद्दे पर विपक्षी दलों के कई सदस्यों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था। You are on the custodian of the house. Yes. Where he has said those accusing government of not being prepared, not ready for the move to the house. Prime Minister should withdraw and apologize. अवरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे तक और फिर सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। Now the House stands adjourned to meet on Monday, the 20th November 2016 at 11 a.m. लोकसभा की कार्यवाही पिछले 7 दिनों से नोटबंदी के मुद्दे पर बाधित हो रही है। विपक्ष इस मुद्दे पर मत विभाजन वाले नियम 56 के तहत चर्चा की मांग कर रहा है। वहीं सरकार नियम 193 के तहत बहस कराना चाहती है। रविंद्र सिंह शोरण के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ओम थानवी जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले ये बताइए कि फिलहाल 7 दिन लगातार गुजर गए, इसी तरह से नोटबंदी के मुद्दे पर संसद में अगर विपक्ष ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है बाहर, जिसमें उन्होंने कहा कि उन लोगों को वक्त नहीं मिला काले धन को सफ़ेद करने का, क्या उनकी नाराज़गी जायज़ है विपक्ष की? देखिए, विपक्ष का ये कहना कि वो आकर के माफ़ी मांग लें, तो मेरा मानना है कि वो सिर्फ माफ़ी मांग लें और उससे बात खत्म हो जाती है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री को वहाँ मौजूद रहना चाहिए इस गंभीर चर्चा के दौरान, जो कि थोड़ी देर के लिए आए, इतना हल्ला होने के बाद, और मनमोहन सिंह बोले, उसके बाद में वो चले गए। लेकिन उनको अपनी बात ज़रूर कहनी चाहिए, क्योंकि इतना उन्होंने संगीन फैसला किया है जिसकी वजह से 70 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं और पूरी अर्थव्यवस्था जो देश की वो चरमरा गई है। तो काले धन के हक में कौन है? ये कहना कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो काले धन वाले हैं, ये तो मेरे ख्याल में पूरी समस्या का वो सरलीकरण कर रहे हैं। ये वैसा ही है कि जैसे हम लोग सोशल मीडिया पे लिखते हैं तो आपको चुप कराने के लिए लोग कहते हैं कि अच्छा आपके पास में काला धन होगा इसलिए विरोध कर रहे हैं। लेकिन देश का प्रधानमंत्री अगर विरोध करने वाले को ये कहे कि काले धन वाला विरोध कर रहा है, तो मेरे ख्याल में इसका मतलब समस्या को उन्होंने गंभीरता से लिया नहीं है। और समस्या को उन्होंने गंभीरता से लिया है, इसके प्रमाण हमको कम मिलते हैं। जापान में पहली जब सार्वजनिक तौर पे उन्होंने जो भाषण दिया और जिस तरीके से उन्होंने उसमें ताली बजा करके उन्होंने कहा कि 8 तारीख को रात को 8 बजे देखिए मैंने किस तरह से कर दिया कि लोगों के यहाँ शादियाँ नहीं हो पा रही हैं, तो वो अपने आप में बहुत ही अजीब बात थी, क्योंकि किसी घर में शादी न हो पाना ये खुशी की बात नहीं है। और अब जिस तरीके से हम लोग देखते हैं लोगों को रोते बिलखते टीवी पे कि पैसा नहीं मिल पा रहा है, घर में शादी है, और जब उस बात को जोड़ के देखते हैं प्रधानमंत्री ने जो जापान में कहा था कि देखिए कितना अच्छा हुआ है और ये रातों रात इस तरह से हो गया, तो इस तरह से जो संदेश गया है वो कि उनकी तैयारी नहीं थी, बल्कि उस
जो दुख बाद में फैला है, जो पनपा है, उसका अंदाजा नहीं था और उसका उनको पछतावा नहीं है। विपक्ष ये चाहता है कि कम से कम वो अपनी बात को वहां आके दूसरों की बात सुने और अपनी बात कहें और सदन में बात करें, वो भी सदन में। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि फिलहाल अगर दो तरफ हम भी देखें, विपक्ष की क्या रणनीति आपको लेकर नजर आती है, क्योंकि ये इतना बड़ा मुद्दा है जिससे शायद पूरे देश की राजनीति और अब आने वाले चुनाव पूरे तरीके से प्रभावित होंगे। अभी फिलहाल अलग अलग जो विपक्षी दल हैं वो अलग अलग जबान बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस अलग बोल रही है, जेडीयू अलग बोल रही है, कांग्रेस पार्टी कहीं बीच की बात बोलती नजर आती है। उधर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान भी आ चुका है। इस दौरान आपको क्या विपक्ष की कोई रणनीति नजर आती है सिवाय इसके कि सदन को बाधित किया जाए? विपक्ष में यह है कि कुछ दलों ने तो सीधे सीधे समर्थन किया था कि हम इस नीति का समर्थन करते हैं। मेरा मानना यह है कि शायद ही कोई दल खुले तौर पे, अगर किसी के पास काला धन हो भी, ऐसा नहीं है कि राजनीतिक दलों के पास में काला धन नहीं है, खुल करके तो कोई भी नहीं कह सकता कि हम जो है इसके साथ नहीं हैं। लेकिन कुछ ने, नीतीश कुमार वगैरह, उन लोगों ने सबने खुल के कहा। लेकिन अब लोग देखते हैं कि जो परिणति हुई है, तो जो कल मनमोहन सिंह जी ने जैसा कहा था, जो क्रियान्विति है, उद्देश्य जो है उससे असहमति नहीं है, लेकिन इसका क्रियान्वयन बहुत ही इस ढंग से हुआ है कि हादसा हो गया है। तो ये जो चीज़ है, इसको लेकर के प्रधानमंत्री के मन में कोई गांठ है, कोई पछतावा है या कुछ नया कुछ करना चाह रहे हैं। और जो एक बात कल कही गई थी कि बार बार नए नियम आ रहे हैं, सरकार का इकबाल अगर खत्म हो जाए, सरकार का भरोसा उड़ जाए। सरकार ने कहा कि आपका धन सुरक्षित है, आप 1000 और 500 के नोट अगर आपकी ईमानदारी के हैं, आप जाके बदलवा सकते हैं। और सारे देश में करोड़ों रुपया खर्च करके हर बस, हर ट्रक के पीछे, हर चौराहे पर बड़े पोस्टर लगा दिए गए हैं, मुझे फिजूल साबित हुए, क्योंकि आज से जो है वो नियम बदल गया है। तो ये जो बार बार नियमों का बदला जाना, इस सरकार की जो है तैयारी इस बारे में नहीं थी। अच्छा, आखिरी सवाल है, मेरा समय थोड़ा कम है और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, राजनीति पे वापस इसके आना चाहती हूँ। संसद में जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है, विपक्ष की रणनीति आपने बताई, लेकिन इसके अलावा सत्ता पक्ष, सरकार की, मोदी सरकार की क्या रणनीति नजर आ रही है? क्या उन्हें अंदाजा है कि जमीन पर जो है लोगों में इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है, भावनाएं क्या है? मुझे लगता है उनके साथ वही हो रहा है जो इंदिरा गांधी के साथ में हुआ था। उन्होंने इमरजेंसी की घोषणा के बाद में इतना बड़ा हादसा हो गया, सारे देश में क्या हो रहा है प्रतिक्रिया आती थी, लेकिन उनके इर्द गिर्द के लोग उनको कहते थे कि आपने बहुत बड़ा काम किया है। प्रधानमंत्री खुद अपना ऐप जो है उस पर उन्होंने लोगों से सर्वे किया, उन्होंने कहा 90% लोग हमारे साथ में। कोई भी शायद ही इस देश में मानेगा कि 90% लोग किसी भी फैसले के साथ में हो सकते हैं। तो अगर प्रधानमंत्री का अपना रवैया ये है, तो उनके इर्द गिर्द वो लोग इकट्ठे हो गए हैं जो कहते हैं कि ये आपने बहुत ही अच्छा फैसला किया है। संघ चुप है, जो कि उनका अब तक समर्थक था, वो न विरोध कर रहा है, न वो समर्थन जाहिर कर रहा है। मेरा मानना यह है कि संघ में और भाजपा में बेचैनी है, क्योंकि उनको लगता है कि उनका बड़ा वोट बैंक, क्योंकि जो व्यापारी वर्ग है, लेकिन इस देश का 86% जो धन है, ये आरबीआई की सालाना रिपोर्ट कहती है कि वो जो धन है वो 1000 और 500 के नोट में ही था। आपने उस सब को एक साथ निकाल लिया तो इसे तो बीजेपी बाकायदा अपने फेवर में एक दलील मानती है कि अगर हमने अपने वोट बैंक खासकर जो माना जाता है, अगर उस पर हमने वार किया है, तो इसका मतलब ये है कि हम राजनीति से ऊपर हैं, चुनाव की जो राजनीति है उससे ऊपर है। नहीं, ये दलील जो है मतलब लचर साबित होगी, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल जो है वो इसके लिए नहीं करता कि वो खत्म हो जाए। अगर वो ये मान लेते हैं कि हम अपने खात्मे के लिए हमने किया है, तो फिर तो बात खत्म हो जाती है। अच्छा ये होता, सबसे जो इसमें कमजोर तर्क है बीजेपी का, कि बीजेपी ने खुद अपनी तरफ से ये नहीं कहा कि हम काले धन का अस्वीकार करेंगे। अगर ये पहले दिन कहा जाता कि हम चेक से धन लेंगे, हमारी पार्टी ने काले धन से जो है वो परहेज जाहिर किया है। सच्चाई तो ये है कि कुछ ऐसे घोटाले और मामले सामने आ रहे हैं जिसमें खुद प्रधानमंत्री का नाम भी है, जिसमें पैसा दिया गया है सहारा और बिरला ग्रुप के द्वारा। तो अगर इस तरह की चीजें आगे बढ़ेंगी तो मेरे ख्याल में मामला पेचीदा होगा। समय मेरे पास समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल ओम थानवी जी यहाँ स्टूडियो में आने के लिए, इस चर्चा के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। एमसी मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार।
500 और 1000 के नोट अब सिर्फ रिजर्व बैंक ही बदलेगा। बैंकों ने आज से पुराने नोट बदलना बंद कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट नोटबंदी के फैसले की वैधता की जांच करेगा। बैंकों में पुराने नोटों की बदली बंद होने के बाद शुक्रवार को आरबीआई ने राहत का ऐलान किया। अब 500 और 1000 के पुराने नोट आरबीआई केंद्रों पर बदलवाए जा सकते हैं। एक व्यक्ति एक दिन में सिर्फ 2000 के पुराने नोट ही बदलवा सकता है। लोगों का मानना है कि बैंकों में फिलहाल नोट बदलवाने की छूट होनी चाहिए थी। उसके लिए भी टाइम मिलना चाहिए था, क्योंकि अभी भी ये सब लोगों के नोट पूरे नहीं हो पाए हैं और बहुत लंबी लंबी लाइन लग रही है। हर एक दिन हर दूसरे दिन जाकर लाइन में लगना पड़ता है और दिन भर की फुर्सत हो जाती है, उस दिन छुट्टी लेनी पड़ती है। 1000 के नोट और 500 के नहीं एक्सचेंज किए जाएंगे तो हमें नुकसान है, और इस चीज को नोटबंदी से पहले सरकार को सोचनी चाहिए थी कि अगर नोटबंदी होनी है तो सारे अरेंजमेंट हो जाने चाहिए थे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट नोटबंदी को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर 2 दिसंबर को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने कहा कि वो इस फैसले की वैधता और लोगों को हो रही दिक्कत दोनों पर सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत ने केंद्र से फैसले को स्पष्ट करने और लोगों की मुश्किलें दूर करने पर हलफनामा मांगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में मामला होने का हवाला देते हुए इससे जुड़ी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बैंकों में 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक जमा होने वाली अनअकाउंटेड मनी पर 50% तक टैक्स लग सकता है। पीटीआई के मुताबिक कल हुई कैबिनेट की विशेष बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार हुआ। टैक्स देने के बाद बची रकम का आधा हिस्सा 4 साल तक बैंक में जमा रखना जरूरी होगा। पीटीआई के मुताबिक आयकर कानून में संशोधन से जुड़ा विधेयक मौजूदा सत्र में पेश किया जा सकता है। वहीं अगर अनअकाउंटेड धन की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती तो इस पर 90% टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भटिंडा की रैली के जरिए पाकिस्तान के नागरिकों तक पहुंचने की कोशिश भी की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी नागरिकों को अपने शासकों से कहना चाहिए कि वो गरीबी, काले धन और भ्रष्टाचार से लड़ें। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के खिलाफ लड़कर पाकिस्तान खुद को बर्बाद कर रहा है। प्रधानमंत्री ने सिंधु जल संधि का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि सिंधु नदी के पानी का पूरा उपयोग करेगा जिससे किसानों को उनका हक मिल सके। कोई कारण नहीं है हम हमारे हक का भी इस्तेमाल न करें और मेरा किसान पानी के बिना तरसता रहे। आपके मुझे आशीर्वाद चाहिए भाइयों बहनों, आपके खेतों को भी लबालब पानी से भरने का इरादा लेकर के मैं चल रहा हूं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ 2 अलग अलग मुठभेड़ में सेना का एक जवान और 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। वहीं बांदीपुरा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों ने शुक्रवार को पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी को निशाना बनाया। घात लगाकर किए हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और 1 पुलिसकर्मी घायल हो गया। जवाबी कार्रवाई में आतंकी मौके से भाग निकले। इससे पहले सुबह बांदीपुरा इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। इसमें 1 जवान शहीद हो गया। वहीं सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। इधर कश्मीर घाटी में अलगाववादियों के बुलाई बंद का असर दिखाई दिया। इसके चलते दुकानें बंद रहीं और सड़कों पर वाहन भी कम चले। इसी बीच सरकार ने राज्यसभा को जानकारी दी है कि पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर हाल के दिनों में कई बार आतंकी हमले किए गए। सीमा पर तनाव के चलते पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए अनुकूल माहौल नहीं है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने सीमा पर तनाव पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाली का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि शांति और सुरक्षा कायम करने की कोशिशों का विश्व समुदाय समर्थन करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और राजधानी क्षेत्र में अगले आदेश तक पटाखों पर बैन लगा दिया है। इसके अलावा पटाखा विक्रेताओं के लाइसेंस प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी है। साथ ही सीपीसीबी से इस बारे में रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने अगले आदेश तक दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन लगा दिया है। अब राजधानी क्षेत्र में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। दिस ऑर्डर इज ए लैंडमार्क जजमेंट। बाय दिस ऑर्डर दिल्ली गवर्नमेंट इज गोइंग टू बैन ऑल द फायरक्रैकर्स and the ban on the sale of firecrackers should not be restricted to Delhi only. It should really
be extended across the country so that the environment at large should be protected. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों के होलसेल और रिटेल विक्रेताओं के लाइसेंस प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से पटाखे में इस्तेमाल होने वाली चीजों के नुकसान का अध्ययन करने को कहा है और इस बारे में 3 महीने में इस पर रिपोर्ट मांगी है। First, it is an order on firecrackers. Secondly, the more important part of the order is also on the smog alert system. The court is very clear that we need an effective system which informs people of the dangers of pollution and tells government what action needs to be taken as pollution increases. And this is very important step. And I think what they have told very clearly is on 2nd of December they will finalize this. सुप्रीम कोर्ट में त्योहारों पर पटाखे जलाने पर पाबंदी लगाने को लेकर याचिका दायर की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि सामाजिक समरसता के बिना राजनीतिक एकता संभव नहीं है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के संदेशों पर आयोजित सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री अरुण जेटली भी मौजूद थे। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की 350वीं जयंती के मौके पर दिल्ली में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह के त्याग और समर्पण से संदेश मिलता है कि भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश में असहनशीलता की कोई जगह नहीं है। He showed that the masses can be motivated to rise against tyrants, that there can be no political unity without social cohesion, and that religious bigotry and intolerance have no place in the multicultural tapestry of this land. समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह ने समाज के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। These historic occasions have provided us with great enthusiasm and they also have reposed a sense of responsibility from us to reflect upon the significance of the message of these events and their place in the contemporary order of things in our country and abroad. समारोह में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह के बताए रास्ते पर चलकर दुनिया की बड़ी समस्याओं से निजात मिल सकती है। Conflicts are seen all across the world. The refugee problem, the suffering, and the greater need for what was perceived to be service, seva, compassion in our whole thought, I think really relates back and takes us back to what the Gurus did preach. अरुण जेटली ने गुरु गोविंद सिंह की जीवनी पर एक किताब का विमोचन भी किया। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के जीवन पर एक फिल्म बनाने का सुझाव रखा। 2 दिन चलने वाले इस सेमिनार में समाज के अलग अलग वर्गों से आए लोग हिस्सा ले रहे हैं। कुंदन कुमार, राज्यसभा टीवी। नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर जॉर्जियो ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने शुक्रवार को अपने इस्तीफे की वजह बताते हुए कहा कि नई गवर्निंग बोर्ड के गठन के बारे में न तो उनसे सलाह ली गई और न ही उन्हें इस प्रक्रिया में शामिल किया गया। जिस तरह से अचानक से गवर्निंग बोर्ड को बदला गया है वो परेशान करने वाला है और विश्वविद्यालय के विकास के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इससे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर के पद से इस्तीफा दे दिया था। वो गवर्निंग बोर्ड के मेंबर भी रह चुके हैं। साइरस मिस्त्री को टाटा स्टील के चेयरमैन पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह ओपी भट्ट को अंतरिम चेयरमैन बनाया गया है। कंपनी के बोर्ड ने आज ये फैसला लिया। बोर्ड ने 21 दिसंबर को आम सभा की विशेष बैठक बुलाने का फैसला किया है। इसमें नए चेयरमैन की नियुक्ति पर चर्चा हो सकती है। इस बीच पीटीआई के मुताबिक साइरस मिस्त्री ने इस फैसले को टाटा के मूल्यों के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि इससे टाटा ब्रांड पर असर पड़ेगा। शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 456 अंक चढ़कर 26,316 को पार कर गया। निफ्टी भी 148 अंक चढ़कर 8,114 पर बंद हुआ। शुरुआती कारोबार में बीएसई का सेंसेक्स करीब 121 अंक चढ़ गया था और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी ने भी 8,000 के आंकड़े को छू लिया। इसके पीछे मुख्य वजह एशियाई बाजारों का मिला जुला रुझान, निवेशकों की ताज़ा खरीदारी और दिसंबर के डेरिवेटिव समझौतों की अच्छी शुरुआत रही। वहीं कई के लुढ़कने के बाद आज रुपए में भी सुधार देखने को मिला। रुपया 30 पैसे मजबूत हुआ।
जाने माने पत्रकार दिलीप पटगांवकर का आज पुणे में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 72 साल के थे। उन्हें 4 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पटगांवकर 6 साल तक टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के संपादक रहे। उन्होंने 1978 से 86 तक यूनेस्को में भी काम किया। यूपीए सरकार ने उन्हें कश्मीर पर वार्ताकार भी नियुक्त किया। उन्होंने कश्मीर समस्या सुलझाने के लिए सरकार को कई अहम सुझाव दिए। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने पटगांवकर के निधन को निजी क्षति बताया। उन्होंने कहा कि पटगांवकर ने हमेशा आम लोगों के मुद्दे उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। इसी के साथ इतना ही। नमस्कार।